आज हम बात करेंगे विलियम्स वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई पोएम द सॉलिटरी रीपर के बारे में। तो पहले तो इस शीर्षक का मतलब समझ लेते हैं। वर्ड सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन और रीपर मीन्स समवन हु कट्स एंड कलेक्ट्स द क्रॉप। तो द सॉलिटरी रीपर काव्य एक ऐसी लड़की के बारे में लिखा गया है जो कि अकेली एक फार्म में फसल काटने का काम कर रही है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएम्स लिखने के माहिर है। दोस्तों, क्या आपको इनकी पोएम द डैफोडिल्स याद है? अगर हाँ, तो आप उसे इस कविता से रिलेट कर सकते हैं। द डैफोडिल्स में पोएट जब एक हिली एरिया से गुजर रहे थे, तब उन्होंने खूबसूरत डैफोडिल्स फ्लावर का एक अद्भुत नजारा देखा और वो उनको इतना मोहित कर गया था कि काफी वक्त वो आसपास की सारी बातें भूलकर वो खूबसूरत नजारे का आनंद उठाते रहे। एंड देन इट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी फॉर हिम। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने की है इस पोएम द सॉलिटरी रीपर में। यहाँ पर जब वो अकेले में टहलने के लिए निकलते हैं, तब उनका ध्यान हमारी ये सॉलिटरी रीपर के कार्य पे जाता है। वो क्या महसूस करते हैं और उनको ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है, वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पोएम में दर्शाया है। तो चलो शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। Behold her, single, in the field, yon solitary, highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Here, by using the phrase behold her, the poet is drawing our attention towards a girl who is working alone in a field. Yon means that, and highland lass is the word used for a lady from the Scottish Highland. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, स्कॉटिश हाईलैंड स्कॉटलैंड का एक हिली एरिया है और हाँ, हमारी ये सॉलिटरी रीपर वहाँ की रहने वाली है। तो इन शॉर्ट, पोएट हमें उस हाईलैंड लास को ऑब्जर्व करने को बोलते हैं जो कि फील्ड में अकेले काम कर रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ मीन्स वो फसल को काटने का काम करते हुए अपने आप के लिए कोई खूबसूरत सा गाना गा रही है। मान लो जैसे वह अपने आप में कोई अलग ही दुनिया में खोई हुई है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। नाउ विद दिस लाइन द पोएट इज ऑफरिंग अस 2 चॉइसेस। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो मेरी तरह आप भी उसको शांति से ऑब्जर्व करो या फिर चुपचाप बिना शोर मचाए वहां से गुजर जाओ। He used the word gently pass because probably he doesn't want anyone to disturb this lady. Now, let's check the next 4 lines of this stanza. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound. तो यहाँ पे पोएट फिर से उस लड़की के अकेलेपन को हाईलाइट करते हैं। मेलंकली स्ट्रेन का मतलब होता है सैड सॉन्ग। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि ये फार्मर लेडी अकेले काम करते हुए कोई दर्द भरा गाना गा रही है। यहाँ पे वेल प्रोफाउंड वर्ड का मतलब होता है वैली का प्रदेश। पोएट लिखते हैं कि वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। यहाँ पे बहुत खूबसूरती से ओवरफ्लोइंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो कि नॉर्मली पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोएट यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जैसे कोई नदी या झरना पानी से ओवरफ्लो होता है, वैसे ही आसपास के पर्वत और वैली का प्रदेश उस लड़की के मधुर गाने की आवाज से भर गया है। दूसरे स्टैंजा में पोएट इस सॉलिटरी रीपर की तुलना नाइटिंगेल बर्ड और कुकू बर्ड से करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands.
Nightingale is a bird known for its sweet sound. It often found in the desert of Arabia. The sweet song of the bird gives some relaxation to the group of travelers while they are resting after a long and tired journey. But, from the poet's perspective, the song of the Highland lass is even more melodious than the nightingale. तो यहाँ पर पोएट इस सोलिटरी रीपर की तुलना नाइटिंगेल बर्ड से करते हैं, जो कि उसकी सुरीली आवाज के लिए जाना जाता है। नाइटिंगेल बर्ड अक्सर अरेबियन रेगिस्तान में भी पाया जाता है और जब कोई यात्री वहाँ पे लंबी सफर के बाद विश्राम करने के लिए रुके हो तो वह उन्हें अपनी सुरीली आवाज से थकान दूर करने में मदद करता है। थके हुए यात्री उसकी आवाज से थोड़ा तरोताजा महसूस करते हैं। पर यहाँ पर तो हमारे पोएट कहते हैं कि No nightingale has ever shone. मीन्स आज तक कोई भी नाइटिंगेल बर्ड ने इतना सुरीला नहीं गाया जितना सुरीला ये फार्मर लेडी गा रही है। और इतना ही नहीं, आगे की 4 लाइंस में तो पोएट इस लड़की की तुलना कुकू बर्ड से भी कर देते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. This time, the poet compares the song of the lady with the sound of cuckoo bird. He found it more exciting and powerful, that it could reach even the faraway islands. It seems like her song could travel far and wide, breaking through the silence of the sea. तो आगे की 4 पंक्तियों में पोएट इस लड़की की आवाज को कुकू बर्ड की आवाज से कंपेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने आज तक इतनी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग आवाज पहले कभी नहीं सुनी। ये फार्मर लेडी की आवाज कुकू बर्ड से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। और सिर्फ एक्साइटिंग ही नहीं, उसकी आवाज इतनी पावरफुल है कि वो आसानी से दूर के आइलैंड तक ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पे फार्देस्ट हेब्राइड्स का उल्लेख स्कॉटलैंड के एक दूर के आइलैंड के लिए किया गया है। तो हमारी ये जो सोलिटरी रीपर है, उसकी आवाज में इतना जोश है कि वो समुद्र को लांघ के दूर के आइलैंड तक पहुँच सकती है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago. यहाँ पर पोएट ये सवाल करते हैं कि कोई है जो उन्हें ये बता सके कि ये लेडी किस विषय पे गाना गा रही है, उसके ये गाने के पीछे क्या राज छिपे हुए हैं। यहाँ पे प्लेंटिव नंबर्स फ्लो का मतलब होता है सैड म्यूजिकल नोट्स एंड फार ऑफ थिंग्स का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट और लॉन्ग टाइम अगो। उनको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि ये गाने के पीछे कोई ना कोई दर्द जरूर छिपा हुआ है। वो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद यह गाना उस लड़की के पास्ट में घटी कोई दर्दनाक दास्ता से जुड़ा हुआ है, कोई अनहोनी घटना या फिर कोई बैटल या फिर कोई पुरानी अप्रिय घटना कि जिसने उस लड़की के हृदय में गहरे घाव छोड़े हुए हैं। अगली 4 पंक्तियों में पोएट कुछ और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again? यहाँ पर humble lay का मतलब होता है short ordinary poem और familiar matters means things which are common in day to day life. तो अब पोएट ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ये गाना कोई साधारण गाना हो जो कि रोजिंदा जीवन से जुड़ी बातों पे आधारित हो। With the phrase some natural sorrow, loss or pain, पोएट ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि यह गाना आम इंसान के जीवन से जुड़े छोटे मोटे दुखों के बारे में हो, जैसे कि किसी को गंवाने का दुख, ऐसी चीजें जो हर आम इंसान कभी ना कभी फेस करता ही है। और आखिर में तो वो ये भी कह देते हैं कि that has been and maybe again,
मीन्स ये चीजें पास्ट में हो चुकी है और आगे चलते फिर से हो सकती है। शायद ये लड़की के जीवन में भी ऐसा कुछ हो चुका है और शायद उसको ये अंदाजा भी है कि उसके साथ ऐसी घटना फिर से हो सकती है। शायद इसी वजह से उसका मन दुखी है और वो ये गाना गा रही है। Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. यहाँ पे maiden शब्द का मतलब होता है a young girl. The poet mentions that whatever is the theme of the song, it seems like it's never going to end. तो यहाँ आखिर में अपनी सारी थॉट्स को कंक्लूड करते हुए पोएट कहते हैं कि जो भी गाना ये लड़की गा रही है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस गाने का तो कोई अंत ही नहीं है। सिकल वो टूल है जिससे फसल काटी जाती है। ओवर द सिकल बेंडिंग का मतलब है कि जब ये लड़की खेत में फसल को काटने का काम करती है और साथ में गाना गुनगुना रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसका गाना उसके सिकल की सरफेस पर से गुजरता हुआ आसपास के वातावरण में सम्मिलित हो रहा है। लास्ट स्टैंजा में पोएट अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. तो पोएम के अंत में पोएट ये बताते हैं कि इस गाने का उन पे इतना प्रभाव पड़ा है कि इवन जब वो वहां से चले जाते हैं और वो गाने की आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है, तब भी वो गाना उनके जहन में बजता ही रहता है। जैसे कि इस गाने ने एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ी है उनके मन में। कुछ ऐसी ही बात पोएट ने डैफोडिल्स पोएम में भी करी थी, जब उनका एक खूबसूरत सा अनुभव पूरी उम्र उनकी याद बनके रह जाता है। तो दोस्तों, ये था एक खूबसूरत काव्य का एक खूबसूरत अंत। आपको ये पोएम कैसी लगी, जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड क्रिएट मेमोरीज।